संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं तथा वाद का वर्णन किया गया है। यह संविधान का भाग जो 12 है यह 4 अध्यायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 ऋण लेना, अध्याय 3 भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अध्याय 3 जो है जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर समागम जो दिया गया है यही जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, संविधान का जो भाग 12 है इसमें यह अनुच्छेद 264 से लेकर 301 ए तक दिया गया है। ठीक है, और इस भाग को 4 भागों में बांटा गया है, कहीं 4 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें अध्याय 1 में वित्त दिया गया है, अध्याय 2 में ऋण लेना दिया गया है, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद दिया गया है, अध्याय 4 में जो है वो संपत्ति का अधिकार दिया गया है। और अगर बात करें हम कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम जो है वो संविधान के भाग 12 में नहीं दिया गया है, ये संविधान के भाग 13 में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 24वां संवैधानिक संशोधन, 27वां संवैधानिक संशोधन, 28वां संवैधानिक संशोधन और 26वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका जो है कौन सा सही जो है सुमेलित है, न कौन सा सही आंसर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ये सही है। और यह संवैधानिक संशोधन जो है वो 1971 में हुआ था, जबकि 28वां संवैधानिक संशोधन जो है 1972 में हुआ था। इसमें क्या था, आईसीएस अधिकारों के लिए जो विशेष अधिकार दिए गए थे उनको समाप्त करने की बात कही गई थी। मतलब कि अगर कहा जाए कि शासकों के विशेषाधिकार को या पूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कब किया गया, तो 26वां संवैधानिक संशोधन 1971, और आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकार जो हैं वो 28वें संवैधानिक संशोधन 1972 में समाप्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, तो निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि नए राज्यों के गठन उनके क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है कि ऐसे अध्यादेश की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, और विधानमंडल का मत मानने के लिए संसद जो है वो बाध्य है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन पर केवल एक, मतलब पहला ही इसका सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि विधानमंडल का मत मानने के लिए जो है वो संसद बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कि सूची 1 और सूची 2 के सही सुमेलित करना है, जिसमें अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 114, ठीक है, अनुच्छेद 117,
और अनुच्छेद 120, तो ये किससे संबंधित है? तो अगर इसको हम सही सुमेलित करते हैं तो अनुच्छेद 106 जो है वो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 114 जो है वो विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के विशेष उपबंध के संबंधित है और 120 जो है संसद की भाषा से संबंधित है। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य किन अनुच्छेदों में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह उपवर्गीकरण कर सकता है? 15(4), 16(3), 16(4) या 21(4? कूट के आधार पर चयनित करना है 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 या फिर 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा 15(4) और 16(3। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा सकता है। कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 14 उन वर्गों के उपवर्गीकरण की इजाजत देता है जो समान स्थिति में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य 15(4) का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का प्रयोग करते हुए 15(4) और 16(3) का प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्रयोग करते हुए उपवर्गीकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण यानी अभिकरण यानी NIA के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 2008 में की गई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी NIA के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है, और इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्तियों के बराबर होती हैं। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, कि इसकी स्थापना 2008 में की है, जबकि इसका गलत है, इसकी स्थापना जो है 2009 में की है, क्योंकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत 2009 में की गई। यह देश की केंद्रीय आतंकरोधी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। यह एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और इसकी शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक के प्राप्त शक्तियों के बराबर होती हैं। NIA संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी शक्ति को बढ़ाते हुए कहा गया कि अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी NIA के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन पहला कथन गलत है, बाकी जो है सभी सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है, और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और सहमत न होने पर संयुक्त बैठक की जा सकती है। दूसरा है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अनुमति दें। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1, 2, 3, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1 और 2? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1 और 3। मतलब पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए, लगभग सहमत ना होने पर इसमें केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। मतलब कि जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है वह केवल
साधारण विधेयकों पर ही लागू है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। अगला प्रश्न है, चुनावी बांड योजना 2 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला, चुनावी बांड योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने वर्ष 2017-18 में की थी। चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 21 दिनों तक वैध रहते हैं और पात्र राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 21 दिनों तक मान्य होते हैं। वित्त मंत्री ने 17-18 के भाषण में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड योजना को जारी करने की घोषणा की थी, जिसकी अधिसूचना केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को की और इसके में जो जारी होने की तिथि से 12-21 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों तक के लिए ही ये वैध होते हैं। ठीक है, ना कि 21 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? कि यह अत्यंत अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करती हैं, या भूख प्यास ताप नियंत्रण का कार्य करता है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, और चौथा है कि यह वसा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। तो कौन सा कथन हाइपोथैलेमस के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इसका प्रमुख कार्य है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण रखता है। दूसरा है यह भूख प्यास ताप नियंत्रण घड़ा पर करता है, तो ये भी सही है। और यह वसा और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण रखता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि शरीर के संतुलन का कार्य बनाए रखने का कार्य जो है वो हाइपोथैलेमस नहीं करता है, इसका रखने का कार्य जो है वो सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम कार्य जो है वो सेरिबेलम करता है। अगला प्रश्न है, निम्न भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला है कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की शक्ति अंतिम मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनंत शक्ति प्राप्त है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है और राष्ट्रपति के द्वारा कानून या प्रश्न किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर यह तदाकारी अधिकारिता रखता है, जिसे देना इसके लिए बाध्यकारी है। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? 1, 3, 4, 1, 2 और 4, 2 और 3, या फिर 1 और 4। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2 और 4। और दूसरा और चौथा जो है जो कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, पहला और तीसरा जो है वो सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है, परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय की अनंत शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय को भी 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है, या तो सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो जिसमें विधिक मामला आ गया हो, या फिर संवैधानिक संधि समझौते या फिर संघ मामलों में कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे भी सकती है और देने से इनकार भी कर सकती है, मतलब कि यह उसके लिए देने के लिए बाध्य नहीं। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इंटरफेरॉन वायरस
संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित वह प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वयं कोशिकाओं स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी खोज आइजैक्स एवं लिंडनमान ने 1957 में की थी। अब इंटरफेरॉन का उत्पादन इकोली, खमीर और स्तनपायी कोशिकाएं कल्चर से किया जा रहा है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं सही है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो फिर दाईं ओर एक तरफ झटका लगता है, तो यह झटका किस बल के कारण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर घर्षण बल? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल। सी ऑप्शन का जो है वो सही है, अपकेंद्रीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? महाजनपद, वर्तमान क्षेत्र। जैसे कि महाजनपद में अंग, पांचाल, चेद और अवंती, तो इनका वर्तमान क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पांचाल। वर्तमान में रुहेलखंड के बरेली और बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर जो है वो पांचाल राज्य बनता था, ना कि आधुनिक दिल्ली। इसलिए इसका गलत आंसर है, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, केल्विन स्केल पर यह 0 केल्विन होता है, और सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला है, नितिन शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध किससे है? आरक्षण में प्रोन्नति से, एकांत में रहने के अधिकार से, सूचना के अधिकार से, या जनप्रतिनिधित्व के अधिकार से? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सूचना के अधिकार से। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? फिंच ने, विलियम जोन्स ने, लेडेन और रस्किन ने, या विलियम रॉस ने? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लीडेन और रस्किन ने, या रस्किन भी कहते हैं और रस्किन भी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई कि राज्यपाल एक गैर दलीय व्यक्ति हो जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो? सरकारिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, या फिर पुंछी आयोग? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, प्रशासनिक सुधार आयोग। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? एक्साइटोमीटर, ब्लीडोमीटर, हेक्साथान, या फिर हीमोसाइटोमीटर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संस्था का उद्देश्य निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बिना सरकार की गारंटी के सदस्यों देशों को कर्ज उपलब्ध कराना है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, विश्व आर्थिक मंच, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, या बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करता है? 60%, 70.2%, 42.6 और 65.7%? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 70%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम, दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन सा है? जापान सागर, बेरिंग सागर, पीला सागर, या फिर पूर्वी चीन सागर? अगर दक्षिण से उत्तर की ओर हम बात करें, दक्षिण से उत्तर की ओर हम बात करें
तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पूर्वी चीन सागर नंबर 1 पे, फिर आएगा आपका पीला सागर, फिर आपका आएगा जापान, मतलब 2 पे पीला सागर और 3 पे आपका आएगा जापान सागर और 4 पे आएगा बेरिंग सागर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हंटर कमेटी में भारतीय सदस्य नहीं था? चिमनलाल सीतलवाड़, महात्मा गांधी, साहबजादा सुल्तान अहमद या फिर डी ऑप्शन जगत नारायण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन महात्मा गांधी। जलियांवाला हत्याकांड के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का समिति का गठन किया गया। इस समिति में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, लेकिन गांधी जी इसमें सदस्य नहीं थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।